हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका कंटिन्यूटी पे है, लेकिन उससे पहले मैं लिमिट बताऊंगा, क्योंकि बिना लिमिट पढ़े ना तो आप कंटिन्यूटी समझ पाएंगे ना ही डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, और पूरे लिमिट की जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी वो आपको एज इट इज रिवाइज करके डेली आनी है, तभी आपको कोई भी चीज़ समझ में आने की कोई भी गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले लिमिट की डेफिनेशन, क्योंकि अगर आपको किसी भी चैप्टर का वर्क नहीं मालूम है कि वो यूज कैसे होगा या वो है क्या, तो आप क्वेश्चन कहीं भी नहीं कर पाएंगे कभी भी। क्लियर है? तो वो पता होनी चाहिए। तो लिमिट बी द थ्योरी टू फाइंड द नेचर ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स at x equal to a and its neighborhood। NBD का मतलब होता है नेबरहुड, मतलब कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या उसके नेबरहुड पे क्या नेचर शो करता है, या सेम नेचर शो करता है या अलग अलग नेचर शो करता है, इस बात को फाइंड करने के लिए लिमिट की थ्योरी का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कोई भी फंक्शन जब उसका ग्राफ बनेगा तो वो x इक्वल टू ए के अलावा, ए कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ए के अलावा अपने ही नेबरहुड्स पर, लेफ्ट और राइट के नेबरहुड्स पर कैसा नेचर शो करेगा, सेम नेचर या डिफरेंट नेचर, तो उस नेचर को पता करने के लिए ही लिमिट की स्टार्टिंग की गई। अब देखिए, हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, ये है हमारा ओरिजिन। अब जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिन हर बार जीरो ही हो, ये ओरिजिन x इक्वल टू ए हो सकता है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू पाई, मतलब ओरिजिन जो है वो जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो। ठीक है, तो यहां पर हम x इक्वल टू ए लिख लेते हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट ही होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, DNE, और इसका क्लियरली मीनिंग होता है कि विच इज या विच हैव 0/0 इनडिटरमाइंड फॉर्म, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू ए, जो कि किसी फंक्शन का ओरिजिन होगा, हर फंक्शन के ओरिजिन अलग अलग होते हैं, उस पर फंक्शन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वहां पर वैल्यू इनडिटरमाइंड फॉर्म आती है। तब हम या तो इस पे लेफ्ट से पहुंचते हैं और या तो इस पे राइट से पहुंचते हैं। अगर हमें लेफ्ट से पहुंचना है तो हम a माइनस एच करेंगे, और राइट से पहुंचना है तो a प्लस एच करेंगे, वेयर h इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, और यहां पर जो h है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अब सवाल आता है, बहुत से लोग इसी चीज को गलत तरीके से समझ लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें छोटे से छोटा नंबर h जो है वो मान लेना है। तो यहाँ जो h है वो एक छोटे से छोटा रियल नंबर है, बट वो आर्बिट्रेरी है, या बात समझ में आ गई, वो आप अपने मन से एक कांस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं, बट उसे एक सर्टेन नाम नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये जो x इक्वल टू ए की जगह x इक्वल टू 10 है, और मुझे इसके लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, तो आप 10 के लेफ्ट में जाने को तो x बराबर 1 पे भी जा सकते हैं, 2 पे भी जा सकते हैं, 3 पे भी जा सकते हैं, 9 पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ जाना वहां है जो इसका सबसे स्मॉलेस्ट नेबरहुड होगा। तो अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि 10 का सबसे स्मॉलेस्ट नेबरहुड लेफ्ट में कौन होगा? अगर कोई बोलता है कि 9.9, तो मैं बोलूंगा 9.99, फिर 9.999, जितने 9 बढ़ा देंगे उतना ही स्मॉलेस्ट हो जाएगा, उसके क्लोज आ जाएगा। स्मॉलेस्ट का मतलब है क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो स्मॉलेस्ट का मतलब है कि छोटे से छोटा नंबर माइनस करो जिससे कि आप 10 के सबसे ज्यादा करीब में रहो। तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा जो कि एक सर्टेन नंबर हो और आप बता दें कि ये माइनस करो तो आप 10 के लेफ्ट में पहुंच जाओगे। समझ आ गई बात? तो 10 के जब लेफ्ट में ही पहुंचना है तो छोटे से छोटा नंबर माइनस करो। अब वो छोटा नंबर हमें क्या पता कौन सा है, क्योंकि वो छोटा नंबर 0.01, 0.001, 0.001, 0.00001, 0.0000000000001 ऐसा भी हो सकता है, और इससे भी छोटे हो जाएंगे क्योंकि और जीरो भी बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब, क्योंकि
देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। इस वजह से हम उसे एक सर्टेन नाम नहीं दे सकते और यही कारण है कि हमने उसे एच ले लिया। समझ आने बात? तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो एच है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसे हम कोई सर्टेन नंबर का नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक। अब जितना ही लेफ्ट में जाने में माइनस करना होता है उतना ही राइट में जाने के लिए प्लस करना होगा। क्लियर है? और जब व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो जाए और किसी फाइनाइट नंबर के बराबर हो तो हम बोल देते हैं कि देन लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर भी l होगा। मतलब जहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आ जाए, बराबर हो जाए और किसी फाइनाइट नंबर के बराबर हो तो वही आंसर इस पॉइंट पे मान लिया जाता है उस fx का, क्योंकि fx का x बराबर a पे तो कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं, इसीलिए आप लेफ्ट और राइट में गए। अगर एग्जिस्ट कर जाता तो लेफ्ट और राइट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर हो जाती हैं और किसी फाइनाइट नंबर के बराबर होती हैं तो वही आंसर इसका भी माना जाएगा। क्लियर है? और यही कारण है कि यहाँ टेंड्स टू लिखा जाता है, इक्वल टू नहीं लिखा जाता। टेंड्स टू का मतलब होता है आप लेफ्ट या राइट की तरफ से टेंड करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल टू लिख देंगे तो इक्वल टू पे तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। समझ आ गई बात? तो यहां पे आप लिख देंगे देन फंक्शन इज एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। दैट इज द कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ठीक है? तो यहां दो टाइप की डेफिनेशन आपने समझी, एक का डेफिनेशन थ्योरेटिकल कि यूज क्या है और दूसरी है कॉन्सेप्चुअल। क्लियर है? अब लेकिन आपको ये डेफिनेशन अभी नहीं लगानी है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे अभी शुरुआत में लिमिट के वो आपको केवल ये समझाने के लिए है कि कंटिन्यूटी में अगर कोई ऐसी कंडीशन फंस जाएगी तो आप सॉल्व कैसे करें। तो इसका मतलब है वहां पर फंक्शन पहले से मालूम होगा कि एग्जिस्ट कर रहा है, हमें केवल उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो आपको यहाँ बताई जाएंगी। तो ये तो लिमिट हो गई। अब देखिए ध्यान से, अब इसकी होती है प्रॉपर्टीज। ठीक, लेकिन प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले आपको एक चीज और समझनी है जो कि मैं यहीं पर नोट में समझा दे रहा हूं और याद रखेंगे, वो होती है इनडिटरमाइंड फॉर्म। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इनडिटरमाइंड फॉर्म होती कौन कौन सी? 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और 0 इंटू इंफिनिटी। चार तो ये है और सीबीएसई के केस में यही चार हैं और आईसीएसई के केस में भी यही चार होती हैं, बट एक्स्ट्रा चार और होती हैं, उसके लिए अलग चैप्टर होता है। ठीक है? तो इन चार के अलावा कौन कौन सी है? 0 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी। ये सब भी इनडिटरमाइंड फॉर्म्स हैं। क्लियर है? अब सवाल आता है कि इनडिटरमाइंड फॉर्म को इनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते क्यों हैं? ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। हम पहले बात कर रहे हैं 0/0 की और दोनों में अंतर समझना होगा, 0/0 में भी और इंफिनिटी में भी, क्योंकि अगर ये अंतर नहीं मालूम होगा तो भी आपका गलती आपसे हो जाएगी। जैसे 15/3 आंसर आया 5, 21/3 आंसर आया 7। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में 3 के पास 5 ही एक ऐसा यूनिक नंबर है जो आपको 15 लाके देगा। ठीक, 3 के पास 7 ही एक ऐसा यूनिक नंबर है जो आपको 21 लाके देगा। ठीक है? इसका मतलब है सीधी भाषा में ये कहा जाए कि अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी एक ही होगा, यूनिक होगा वो, उसके अलावा दूसरा आंसर पॉसिबल नहीं। जबकि 0/0 बराबर यहां पर नीचे वाले डिनोमिनेटर में 0 जो दिया है उसका मल्टीप्लाई यहां हम कौन से नंबरों में करें जो कि आंसर 0 आ जाए? एनी रियल नंबर। क्लियर है? क्योंकि आंसर में अगर आप कोई भी रियल नंबर ले लेंगे तो जैसे आपने 15/3 में 3 का 5 में मल्टीप्लाई किया था तो 15 आया था, 7 का 3 में मल्टीप्लाई किया था तो 21 आया था। उसी तरीके से 0 का रियल किसी भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। मतलब ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है बट डिटरमाइन नहीं हो रही। मतलब क्योंकि आंसर कितने आ रहे हैं? इनफाइनाइट, जबकि आंसर एक यूनिक होना चाहिए। क्योंकि
अब जरा सोच के देखिए, मैंने ये क्वेश्चन किसी 25 लोगों के बैच में दिया या एग्जाम में दिया कि भैया ये बताओ आंसर क्या आएगा, तो कोई 1 लिख रहा होगा, कोई -1 लिख रहा होगा, कोई 100 लिख रहा होगा, कोई 1 करोड़ लिख रहा होगा, सारे सही होंगे। क्योंकि राइट में आप कुछ भी लिख दीजिए, लेफ्ट के डिनोमिनेटर के 0 का मल्टीप्लाई जब उसमें होगा तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, रियल नंबर एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, बट आप ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि पर्टिकुलर आंसर क्या है जो कि इसमें था, इसी वजह से इसे इनडिटरमाइन कहा गया। ठीक है, अब फिर भाई इंफिनिटी तो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो देखिए इंफिनिटी का मतलब होता है 1/0 या 2/0 या फाइनाइट अपॉन 0। क्लियर है? तो हम वैसे तो बेसिकली 1/0 ही लेके चलते हैं। तो 1/0 है। अब इसमें लॉजिक क्या मानना है देखिए ध्यान में, जैसे 15/3 5 आया था, यानी 3 में 5 का मल्टीप्लाई करने पे मतलब यूनिक नंबर है 15 आएगा। तो 1/0 बराबर, जरा देखिए यहां हम ऐसे कौन से नंबर रखते हैं जो कि 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर में 1 है। जैसे 3 का 5 में करने में 15 आया था, तो 0 का मल्टीप्लाई किन नंबरों में करें जो 1 आए? नो नंबर्स एग्जिस्ट, कोई भी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसमें 0 का मल्टीप्लाई करो और आंसर 1 आ जाए। और यही वजह है कि इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो डज नॉट एग्जिस्ट में और इनडिटरमाइन फॉर्म में जमीन आसमान का अंतर है। इनडिटरमाइन फॉर्म में एग्जिस्ट वैल्यू होती है बट डिटरमाइन नहीं हो पाती, इसीलिए वो इनडिटरमाइन फॉर्म होता है। और डज नॉट एग्जिस्ट में वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती। समझ आ गई बात? ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज। अब देखिए प्रॉपर्टीज, जो भी मैं बताऊंगा ध्यान से लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि अब कल से वही पूरी के बेस पे हम पहले लिमिट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूटी पे पहुंचूंगा। क्योंकि जितना ज्यादा लिमिट अच्छे से आती होगी जिसे, उतना ही अच्छे तरीके से उसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी समझ में आएगी। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं मानी, नहीं याद की, तो आप भूल जाइए कि आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कुछ भी समझ में आनी है। और ये बात आप पहले भी सीख चुके हैं। ठीक, पहली प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंड्स टू a पे f(x) प्लस माइनस gx। ये दो फंक्शन है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो लिमिट केवल स्प्लिट कर देनी है अलग अलग, f(x) की अलग और gx की अलग। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a पे f(x) इंटू gx। लिमिट x टेंड्स टू a पे f(x) अलग और लिमिट x टेंड्स टू a पे gx अलग। तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू a पे f(x) अपॉन gx। तो लिमिट x टेंड्स टू a पे f(x), लिमिट x टेंड्स टू a पे gx। चौथा, लिमिट x टेंड्स टू a पे f(x) होल पावर n, लिमिट x टेंड्स टू a पे f(x) होल पावर n, where n is any real number। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू a पे f o g of x या g o f x, कंपोजिट फंक्शन। तो लिमिट x टेंड्स टू a पे f of gx होता है इसका मतलब, और f बाहर और लिमिट अंदर। ठीक है, ये चेक करने का तरीका होता है, ध्यान रखना। लिमिट x टेंड्स टू a पे f(x) की पावर gx। तो लिमिट x टेंड्स टू a पे f(x) अलग और लिमिट x टेंड्स टू a पे gx अलग। क्लियर है? वैसे तो 12 प्रॉपर्टी होती हैं जो कि इन्हीं 6 से मिलकर बनेगी, लेकिन हम ये 6 ही पढ़ेंगे क्योंकि आगे की जो 6 प्रॉपर्टी हैं वो इन्हीं पे बेस्ड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो वैसे तो सभी यूज होंगी, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होती हैं वो ये 3 है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट में वो यही प्रॉपर्टी है। याद आपको 6 की 6 पूरी होनी चाहिए। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद हेडिंग लगा दीजिए इंट्यूटिव मेथड और सैंडविच थ्योरम। ठीक, तो आपको मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सिलेबस में यही नाम लिखे होते हैं, इंट्यूटिव मेथड या सैंडविच थ्योरम। या किसी भी कंपटीशन की क्लास को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पढ़ाए जाएंगे, वहां बस वो चीज थ्योरी से बताई जाएगी, यहां ये चीज जो बताई जा रही है वो न्यूमेरिकल से बताई जा रही है। तो देखिए ये और कुछ नहीं होता, एल्जेब्रिक मेथड होता है जो अभी आप पढ़ के आए हो, कि लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब किसी फाइनाइट नंबर के बराबर हो जाए तो देन लिमिट x टेंड्स टू a पे fx बराबर भी l होगा, दैट इज सैंडविच थ्योरम। समझ आ गई बात। और ये सैंडविच क्यों है? क्योंकि ये है आपका ओरिजिन, ये आप लेफ्ट से या राइट से मूव करके आएंगे तो यहाँ a माइनस एच होगा, यहाँ a प्लस एच होगा। मतलब मान लीजिए ये रही आपकी आलू की टिक्की और ये रहे दो बन, तो ये सैंडविच बन गया। समझ आ गई बात। तो इसीलिए इसे सैंडविच कहा जाता है। बस एग्जाम में मतलब ये बुक में किसी थ्योरी से दिखाया गया होता, हमने इसे न्यूमेरिकल से दिखा दिया है। तो यही मेथड हमें अप्लाई करना है जब हमसे एग्जिस्टेंस पूछी गई होगी। व्हेन वी डिस्कस द existence of a function at a point, तब ये मेथड लगाना पड़ता है। समझ आ गई बात। ठीक है, ये मेथड को लगाना है जब आपसे एग्जिस्टेंस पूछी गई हो या आपको क्वेश्चन ही ऐसा दिया गया हो कि आपको दिख जाए कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या हो सकता है ये एग्जिस्ट ना करे, तब हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। मतलब किसी भी फंक्शन के एग्जिस्ट होने या ना होने की बात को प्रूफ करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम इस मेथड की कोई बात नहीं करेंगे, अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है ये। हम अभी बात करेंगे केवल उनकी जो जिनके हमें पता होंगे कि भाई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, केवल हमें उनकी वैल्यू निकालनी है कि उसकी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी। तो हमें कुछ मेथड का यूज करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, और वही चीज आप यहाँ पर अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी हम एग्जिस्टेंस वाली बात नहीं कर रहे, मैं धीरे धीरे सारी बातें ही कन्वे करूंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूं बस ये ध्यान रखिए कि जैसा बताया है वैसा ही याद रखना है। क्लियर है? अब आप आगे चलते हैं कि अब जो होने वाला है उसमें हम क्या चीजें इंप्लीमेंट करेंगे इनके साथ। तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए, एक्सपेंशंस टू फाइंड लिमिट। लिमिट को फाइंड करने के लिए अलजेब्रिक मेथड से एक्सपेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है, और वो एक्सपेंशंस क्या हैं मुंह जबानी आपको याद होने चाहिए सभी को, वही मैं लिखवा रहा हूं। तो देखिए जरा, हेडिंग लगा दीजिए एक्सपेंशंस। पहला एक्सपेंशन आपका होता है 1 प्लस एक्स की पावर n बाइनोमियल थ्योरम। nc0 nc1x nc2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn x की पावर n, या फिर 1 प्लस nx n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में x की पावर n। दोनों में फर्क क्या है? फर्क वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन ये जब n पॉजिटिव होता है तब लगा सकते हो, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में लगा सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड होता है e की पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इंफिनिटी। तीसरा होता है e पे पावर x का 1 प्लस एक्स लॉग a प्लस एक्स लॉग a का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू इंफिनिटी। चौथा होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फंक्शन में पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू इंफिनिटी। फिर 5 cos x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू इंफिनिटी। फिर log 1 प्लस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब अपॉन 3 4 अपॉन 4 एंड डॉट डॉट डॉट, इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं होते। और लास्ट log 1 माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 पावर 4 अपॉन 4 एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक, ये एक्सपेंशन आप सभी को मुंह जबानी याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं का यूज करके ही हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, और इसके बाद हम लिखेंगे रूल्स टू फाइंड द लिमिट। देखिए, अब आप हेडिंग डालिए रूल्स टू फाइंड द लिमिट। ठीक है, और आज यही सारी चीजें हमने ऑफलाइन बैच में पढ़ी थी। ठीक, ये रूल्स भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बिना रूल को याद किए आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो किस टाइप के हैं, ये आपको समझना है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का समझ में आए, तो उसके लिए लिमिट के रूल्स याद होने चाहिए। तो पहला रूल होता है पॉलिनोमियल बेस्ड लिमिट। ठीक, आपकी अब जो लिमिट होगी वो पॉलिनोमियल पे बेस्ड होगी, तो यही रूल लगेगा कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a पे fx अपॉन gx वेयर
fx and gx are polynomials. क्लियर है? अगर fx और gx पॉलिनोमियल हो और x इक्वल टू a पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम कि लिमिट x टेंड्स टू a पे fx अपॉन gx में x की जगह a रख के देखिए और आपको 0/0 मिलना चाहिए। अगर 0/0 मिलता है तो ही मेथड लगेगा, वरना नहीं लगेगा, वरना आंसर वही आएगा जहां पे जो आंसर में दे रहा होगा। 0/0 नहीं मिलता तो आंसर वही आ जाता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 पे x माइनस 1 तो आंसर हो गया 0, क्योंकि यहाँ जब 1 रखोगे आंसर 0 आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 पे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 तो आएगा 0/0। तो यहाँ ये मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ तो 0/0 बन ही नहीं रहा, यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ 0/0 बन रहा है। तो यही मैं कह रहा हूं कि किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को आगे बढ़ने के लिए एक पास की जरूरत होती है, एक आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत होती है और वो है 0/0। समझ आ गई बात? अब करना क्या है, तो देखिए एक रूल आपने पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी कि अगर fx को x बराबर a सेटिस्फाई कर दे, क्लियर है, तो x माइनस a इस fx का एक रूट होता है। समझ आ गई बात? यहां पे भी वही है, जब आपने इसमें a रखा था तो 0 आया और जब आपने gx में रखा तो तब 0 आया। तो इसका मतलब है x माइनस a जो है वो कॉमन रूट हो गया। तो अगली लाइन में आप fx में x माइनस a का और gx में x माइनस a का डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? सबसे पहला काम कि जब आपको ये पता चल जाएगा 0/0 बन रहा है कि नहीं, तो आप सबसे पहला काम fx और gx दोनों में अपनी तरफ से x माइनस a का डिवाइड कर देंगे और आपको एक नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा लाइक px और qx। क्लियर है? अब देखेंगे फिर से रखते 0/0 बन गया। मान लीजिए 0/0 बन गया तो यही काम चलेगा आगे until when 0/0 रिमूव, और ये काम तब तक करना है जब तक कि 0/0 रिमूव होना बंद, मतलब रिमूव होना शुरू हो जाए, मतलब 0/0 बनना बंद हो जाए, तब तक आपको ये काम करना है। क्लियर है? ठीक। लेकिन अब इसमें एक अमिटमेंट है। अब वो अमिटमेंट क्या है वो भी समझ लीजिए। यहां पे जब पावर्स छोटी होती हैं तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब पावर बहुत बड़ी हो जाए तो उसके लिए आप एक नोट लेंगे, व्हेन पावर ऑफ fx is greater than equal to power of gx। क्लियर है? यहां पे पावर ऑफ fx is greater than या equal to power of gx, वहां पर then first we divide fx by gx, then apply this method, और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे ये वाला मेथड। समझ आ गई बात? तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई बात? नोट कर लीजिए इसको। और सेकंड रूल हेडिंग डाल दीजिए स्क्वायर रूट बेस्ड। सेकंड है स्क्वायर रूट बेस्ड लिमिट। अब आपको इसमें क्या होगा कि अगर आपकी लिमिट कुछ इस प्रकार है, ठीक, या फिर इस तरीके की लिमिट है, तीनों में से कोई, ठीक, देन फर्स्ट बी रैशनलाइज्ड एंड देन प्रोसीड। क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहला काम रैशनलाइज करना है और उसके बाद लिमिट प्रोसीड होगी। क्लियर है? पहला काम रैशनलाइज, अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन मिल जाती है। और यहां प्लस माइनस आइदर और के केस में है कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। नोट करिए। तीसरा देखिए, तीसरा होता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बेस्ड। अगर आपको लिमिट ऐसी मिल जाए जिसमें इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रहा है, देन फर्स्ट वी टेक एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले एलसीएम लेना है एंड देन प्रोसीड द लिमिट। ठीक। दूसरा होता है 0 इंटू इंफिनिटी बेस्ड। अगर ऐसी लिमिट दे रखी है तो फर्स्ट वी चेंज इंफिनिटी टू 0
सबसे पहले जो इन्फिनिटी बन रहा होगा जिसकी वजह से उसे हम जीरो की कोशिश करेंगे बनाने की, और एक्चुअली में वो जीरो नहीं होगा, 1/0 होगा। मतलब जहां इन्फिनिटी दिख जाए इसी कंडीशन में, 0 इंटू इन्फिनिटी कंडीशन आ गई, तो जो इन्फिनिटी होगा उसको आप 1/0 बनाएंगे और उसके बाद लिमिट प्रोसीड हो जाएगी। वो आपको आप जब क्वेश्चन आएंगे तो खुद ही बता दूंगा, ठीक। फिर इसके बाद आता है पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। अब ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसे अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ fx दिया हो तो आप इसमें x को रिप्लेस कर देंगे 1/y से, जिससे होगा ये कि x इन्फिनिटी था तो y 0 हो जाएगा और क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से, और उसके बाद लिमिट प्रोसीड होगी। और अगर यहीं पे लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी fx है तो आप पुट करेंगे x बराबर -1/y, x बराबर माइनस इन्फिनिटी और y बराबर 0, क्योंकि 0 पे माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बेस्ड लिमिट आपको मिल जाए तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब देखिए, कल वाले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल बेस्ड लिमिट के बारे में बताते हुए हम इसकी शीट की बात करेंगे। कल मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा लिमिट के हर टाइप के, और अभी कल परसों यही चलेगा कि लिमिट अभी चलेगी। क्वेश्चन समझने बहुत जरूरी है। जब आपको क्वेश्चन ये पूरे समझ में आ जाएंगे तब हम इसको उठाएंगे कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूटी में नया कुछ है ही नहीं। केवल लिमिट पे ही काम कर लोगे अगर ढंग से तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। और अगर आपने ये सोचा कि लिमिट तो पिछले साल का है, मैं क्यों करूं, अब तो आएगा नहीं, तो आप ये बहुत बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर केवल लिमिट पे ही बेस्ड होंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेफिनेट इंटीग्रल। इसलिए याद रखना कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब कुछ सोच के ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए अच्छे से पहले लिमिट तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में समस्याएं ना आए। समझ गए ना? तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आज ऑफलाइन में भी मैंने इतना ही बताया था, और अब इसमें इसको जरा ध्यान से देख लेना और सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी बताए हैं याद करिए। 2 चीज़ें आप जो रह गई हैं वो कल होंगी, एंड देन शीट ऑफ लिमिट, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम कंटिन्यूटी पे आएंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, बाय।